रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, अगर क्रैश कोर्स की बात करें तो क्लास 12 की फिजिक्स में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 4 अर्थात क्रैश कोर्स की बात करेंगे तो इसमें आज क्लास जो है वो 18 नंबर क्लास है। टोटल हम लोग इसमें 60 लेक्चर में सिलेबस को कवर करेंगे और फिर उसके बाद आपकी रिवीजन की क्लासेस चलेंगी। टोटल क्रैश कोर्स की जो सिलेबस वाली क्लास अर्थात चैप्टर वाइज चैप्टर, तो वो बच्चों 60 क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, चौथे चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने हैं। आपके पास अगर क्रैश कोर्स की पीडीएफ की बुक पहुंची होगी तो बच्चों पीडीएफ जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप अगर क्रम से देखेंगे तो चैप्टर 1, हालांकि वहां पर क्योंकि एक साथ ऑब्जेक्टिव देने थे, लगभग 550 ऑब्जेक्टिव आपके फिजिक्स के हैं, और 550 ऑब्जेक्टिव में अर्थात 550 ऑब्जेक्टिव में हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फंसने चाहिए। अर्थात 70 में अगर 35 ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं तो आपको बनाने 35 ही हैं, भले 70 उसमें प्रश्न पूछे जाएं। तो बच्चों जो आपके क्रैश कोर्स के भीतर के ऑब्जेक्टिव हैं अर्थात ब्रह्मास्त्र बुक के ऑब्जेक्टिव हैं, मैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्रैश कोर्स के भीतर डिस्कस कर रहा हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आप लोग तैयार हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए जो चौथे चैप्टर के हैं? आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कहां से चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आप पीडीएफ में जाएंगे तो पहला प्रश्न जैसे यहां पर आएगा ठीक वैसा ही वहां पर भी कोई प्रश्न दिखेगा और उसके बाद सारे क्रम से वही प्रश्न दिए होंगे। उम्मीद है आप लोग बातों को समझ गए होंगे। तो क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग भी जल्दी से अपनी कॉपी पर 1 2 3 करके 20+ 25+ आप नंबरिंग दे दीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिएगा। आप सभी का वेलकम करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे छोटे भाई बहनों का। राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला है। उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के। जितने भी तमाम सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सब्जेक्टिव के बताए गए, अब ऑब्जेक्टिव हल करने की बारी है। सब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन बताए गए उनमें मैंने थ्योरी से रिलेटेड भी बातें की। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन क्रैश कोर्स के भीतर डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस बात का समझदारी आप लोग भी रखते हैं। जो फुल कोर्स में पढ़े हैं बच्चे उन्होंने खूब सारा पढ़ा, लेकिन क्रैश कोर्स पढ़ करके आप 70% से अधिक अंक जरूर ला सकते हैं। अगर आपने फुल कोर्स पढ़ रखा, पूरा साल भर अच्छे से मेहनत करते आ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स उसमें रामबाण इलाज ये है कि आपके अंकों में बढ़ोतरी करेगा, रिवीजन करेगा पूरे चैप्टर का ओवरऑल। तो इस वजह से आपके क्रैश कोर्स से भी फायदा है। ठीक है, चले ओके। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन, बहुत जल्दी क्वेश्चन, जितनी जल्दी बना दोगे उतनी जल्दी ये क्लास खत्म हो जाएगी बच्चों। फिर 6:30 बजे से आप लोगों की मैराथन क्लास 70 ऑब्जेक्टिव की टॉप जो कॉमन क्लास होती है बच्चों, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहा हूं। प्रश्न ऑब्जेक्टिव 70 टॉप ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। एक क्रम से आपके पास अगर 2021, 2022, 2023 के प्रश्न पत्र हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उनको उठा लीजिएगा। और बच्चों जो आज मैं लेने वाला हूं ऑब्जेक्टिव शाम के 6:30 बजे वाली क्लास में, उसमें 70 के 70 ऑब्जेक्टिव बच्चों वो 2021 और 22 से ही आपको मिल जाएंगे। कहीं से भी एक क्वेश्चन दूर से नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई भी सेट है आपके पास या पेपर ही हो, तो वो सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीवियस ईयर के होंगे तो आप लोगों को हल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे एक अंदाजा लगता है कि आखिर पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का तरीका क्या रहा है, लेवल क्या रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करने चाहिए। उन्हीं में थोड़ा बहुत शब्दों का उलट फेर करके प्रश्न बना दिया जाता है और वो आपको समझ में भी आ जाता है। ठीक है, पहले का ए ऑप्शन बच्चे टिक करने लगे। क्या भैया? प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनोमीटर धारामापी का, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया नहीं वो, लेकिन धारामापी का बच्चों निलंबित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, थ्योरेटिकल प्रश्न है, आप उसे समझ सकते हैं, जिसमें चित्र बनता है और चित्र आपको आना चाहिए। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कुंडली रखी जाती है और उसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। आघूर्ण क्या उत्पन्न होता है आप सभी को पता है, टाउ = NIAB sin थीटा। ये बच्चों आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा आघूर्ण होगा, जितना ज्यादा आघूर्ण होगा उतना ज्यादा ही बच्चों क्या होगा, विक्षेप होगा। ये फाई क्या है? विक्षेप को बताता है। ये क्या है? विक्षेप को बताता है कि कितनी ज्यादा कुंडली में विक्षेप हुआ। कुंडली की सुई जो है वो किस तरफ दिशा में घूम रही है, अर्थात कुंडली की सुई में जो विक्षेप होगा वो उत्पन्न आघूर्ण, जो आघूर्ण बल आघूर्ण जो कार्य कर रहा है कुंडली में, उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात फाई = भी जो है, अगर हम फाई मैक्सिमम की बात करेंगे, अधिकतम विक्षेप कब होगा, तो sin 90, जब थीटा बराबर 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू होती है 1, अर्थात फाई बराबर केवल NIAB होगा। NIAB
ठीक है, NIAB आप सभी को पता है ये। अब हम लोग अनुक्रमानुपाती निकालते हैं, फाई की वैल्यू जो कि विक्षेप को बताती है, आई की वैल्यू अगर हम NAB इसके अपान में भेजते हैं, क्योंकि जो फाई है जो आई है वो अनुक्रमानुपाती जितनी धारा उतना विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, और आई NAB इसके साथ में गुणा होता है, NAB गुणा होता है आई के। तो बच्चों आई की वैल्यू हम केवल अगर निकाले, यहां पर जो नियतांक आता है, यहां पर ध्यान से सुनना, जब आई की वैल्यू हम लोग यहां से निकालते हैं तो जो इसके साथ में नियतांक आता है वो आता है C अपान में NAB। क्या आता है बाबू? C अपान में NAB। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, C अपान में NAB ये गुणांक रहता है, तो आपका A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है बच्चा पार्टी। कितना होता है? शून्य होता है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताते जाना कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं आया। सर आप जो डेरिवेशन वाला वीडियो डाले थे उसमें 8 डेरिवेशन बना लिए हैं, बहुत अच्छा बच्चे। हमने लगभग उसमें 24 से 25 डेरिवेशन बताए हैं। एक ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है और उसमें 24 से 25 डेरिवेशन बताए हैं मैंने। आप उन 25 डेरिवेशन को जरूर बना लीजिएगा जिससे कि आपके 25 डेरिवेशन क्लियर हो जाएं। मैं आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ बच्चों अपने काम पर, और साथ ही साथ मेरे वो सभी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अर्थात एक्सक्यूज नहीं देना है बच्चों। जितने भी लोग देख रहे हैं ये जान लीजिए, आपको अपनी लाइफ में एक्सक्यूज को हटा देना है। नहीं कि ब्लेम करें, हमें नहीं पढ़ना हो पा रहा है, हम हार रहे हैं, हमसे नहीं हो पाता है, हम सो जाते हैं, हम उठ नहीं पाते, हमारे घर में काम बहुत है, शादी है, तो ये सब चीजें छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। अगर फिजिक्स की बात करें तो मैं समय समय पर हर एक वो चीज बता रहा हूं। अगर आप एक्टिव हो तो ये कहने आ जाओगे, कमेंट करने आ जाओगे कि सर लघु उत्तरी बता दीजिए, दीर्घ उत्तरी बता दीजिए, इसका मतलब आप हमारे साथ एक्टिव हो ही नहीं। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जब समय मिल रहा है तो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्लासेस लेकर के आ रहा हूं फिजिक्स में, कि मैं आपको कोई कमी नहीं रहने दूंगा, पूरी भरपूर मेहनत कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हो तो उन वीडियोस का कोई फायदा नहीं है जो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, एक 20 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे ये 25 क्वेश्चन ढूंढने के लिए 1 घंटा टाइपिस्ट के पास बैठ करके टाइप कराना पड़ता है कि भाई ये क्वेश्चन है सिलेक्टेड, इनको टाइप करो, हाँ इसके बाद ये वाला टाइप करो, फिर ये टाइप करो। उनको रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके उनको टाइप कराना पड़ता है। 1 घंटा वो करना, और जो 2-3 दिन लगा हो उनको, 2-3 घंटे जो लगा हो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, तो एक क्वेश्चन क्योंकि ढूंढना पड़ता है कि किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया तो इस वर्ष पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको सकारात्मक रूप में लेना होगा कि सर ने जो डेरिवेशन बताए हैं वाकई में महत्वपूर्ण है, हमें पढ़ लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, 99% पूरी आशा है कि उन्हीं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आपके 3 प्रश्न जरूर फंस जाएंगे। आएंगे 6 प्रश्न, बनाना होगा 3, तो मुझे 3 आपको अच्छे से याद कराने हैं। तो 3 के लिए आपको 30 प्रश्न दीर्घ उत्तरी जरूर याद करने होंगे। ठीक है, याद रखना। चलो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? अगर आपके पास PDF ब्रह्मास्त्र बुक हो तो उसमें देख भी लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो लॉरेंज बल के लिए F = QE वेक्टर आपको बताया गया था, QEV, ये A नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चीज याद होगी। ठीक है, लॉरेंज बल के लिए मैंने ये चीज बता दी थी बच्चा पार्टी। ठीक है सर, हम वीडियो नहीं देखे, पता नहीं था इसलिए, लेकिन इसीलिए कहता हूं चैनल पर एक्टिव रहें। कब वीडियो आ रहा है, मेरे वीडियो आप देखेंगे जाके वीडियोस लिस्ट में, आपको 60 डेज का रूटीन मिल जाएगा कि 60 डेज कैसे मेहनत करनी है, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सब किसके लिए है? मेरे अपने लिए ही नहीं है। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है, लालच इतना है, मैं अधिकतम बच्चों के पास तक पहुंच सकूं। मेरा स्वार्थ और लालच इतना है, लेकिन इसमें मेरा और कोई फायदा नहीं है। फायदा इसमें आप लोग का है कि अगर कोई 10 मिनट निकाल के आप लोगों के लिए प्लान भी बता रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है बच्चों। उसके लिए भी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आपको समझाना पड़ता है। अगर हम केवल ऐसे ही आके मोटिवेट क्लास में, वो तो हम ऐसे भी मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बताना, कोई रणनीति बताना, उसमें थोड़ा बहुत तो समय लगता है ना। निम्नलिखित में कौन बायो-सेवर्ट नियम के लिए सत्य है? आप देखो ये कौन सा है, सदिश रूप में बताना है। अब सदिश रूप में मैंने बताया था जो थीटा होता है वो R और DL के बीच होता है। तो जरा यहां पर देखो R और DL, ये DL क्रॉस R लिखा हुआ है, यहाँ बटे में R क्यूब भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी गलती की है प्रश्न वालों ने, टाइप करने वालों ने, कि यहाँ पर DL क्रॉस जो R है उनके बीच में वेक्टर नहीं लगा रखा, वैसे वेक्टर लगेगा। अब ये बच्चों सही है ऑप्शन। ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं सही है।
ऐसे तो इनमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, लेकिन अगर इसमें हम वेक्टर लगा दे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो बच्चों तीसरा ऑप्शन, ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, याद रखिए। चौथे का सी ऑप्शन, मैक्सिमम बच्चे यही टिक कर रहे हैं, चौथे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बच्चों बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध कम नहीं, बहुत कम होता है। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट सही है, बता दीजिए इसमें किसी को कोई दिक्कत? पांचवें प्रश्न में बताइए, 5 का सी ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत? हालांकि ये लिखा, अरे छोटी छोटी बातें हैं, इनको छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। 5 का सी ऑप्शन, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान कितना होता है, ये बता दीजिए। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान कितना होता है? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान कितना होता है बच्चों? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान कितना होता है? ऑल राइट सर, हाँ, क्यूबी अपान में पाई एम होगा, पाई एम अपान में क्यूबी होगा, 2 पाई एम अपान में क्यूबी होगा, या क्यूबी अपान में 2 पाई एम होगा? जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। 6 का डी ऑप्शन मैक्सिमम बच्चे टिक कर रहे हैं। 6 का डी ऑप्शन, क्यूबी अपान में 2 पाई एम। कैसे आया? कल मैंने ये चीज थोड़ी बहुत बताई थी, कि जो साइक्लोट्रॉन में, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो बताया था जो धनावेशित कण होता है वो बहुत तेजी से झमझम घूमने लगता है, तो उसका जो अभिकेंद्र बल होता है mv² अपान में r, वो उस गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के बराबर होता है qvb sin थीटा। sin थीटा तो कट जाता है, v से ये कैंसिल आउट होगा, r उधर जाएगा, तो r बराबर निकलेगा mv अपान में qb। r बराबर mv अपान में qb। ये तो चली गई दूरी है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या के आधार पर आप चाल निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो, और आवर्तकाल क्या निकालोगे? चली गई दूरी। आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा बच्चों? चली गई दूरी। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब दूरी 2 पाई r अपान में चाल कितनी? v। चाल कितनी है? v की वैल्यू यहां पर निकाल लो, तो r q v b बटे m, कैंसिल आउट करते हैं और फिर इसी से आवृत्ति का मान निकालते हैं। अब मैं ज्यादा हल नहीं करूंगा, इसी से हल किया जाता है, आपको याद रहना चाहिए। q b अपान में 2 पाई m आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे गए, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन हुआ? 7वां नंबर क्वेश्चन हुआ। 6 हो गए क्या? ठीक है, 6 हो गए। 7वां नंबर है गॉस का मात्रक। गॉस मात्रक है, किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय प्रेरण का, दोनों, ए व बी दोनों का। भैया ए व बी दोनों का मात्रक है, ए व बी दोनों का मात्रक है। सर क्रैश कोर्स बुक का महामैराथन लीजिए। बिल्कुल, महामैराथन तब लेंगे जब आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, महामैराथन तब लेंगे जब पूरा चीज खत्म हो जाएगा, पूरा क्रैश कोर्स तब लेंगे, मतलब पूरी बुक का कंक्लूजन ओवरऑल। और मॉडल पेपर भी आपके दिसंबर के बाद पूरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि दिसंबर में भी कोशिश करूंगा एक मॉडल पेपर और लेके आऊं। एक मॉडल पेपर मैंने आपको करवाया है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और आज शायद केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस होंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। हाँ, एक और मॉडल पेपर लेके आइए। एक नहीं बच्चों, 5-7 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा। इसके लिए ना परेशान हो, 5-7 मॉडल पेपर करवाऊंगा, लेकिन क्रैश कोर्स भी खत्म होने दीजिए। और उधर जो आपका रिवीजन चल रहा है अभी, 70 ऑब्जेक्टिव 20 सब्जेक्टिव, जैसे कल मैं 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। 70 ऑब्जेक्टिव पूरे 1 से लेकर 15 चैप्टर तक के हो जाएंगे, जो कि 2021 के होंगे। और 2021 प्रश्न पत्र के ही बच्चों में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल करवाऊंगा 20 क्वेश्चन। इसमें यूट्यूब पर वो रिवीजन क्लास है आपको, उसके लिए आपको अलग से फिर जैसे पढ़ लिए आज मान लो जैसे अभी यूट्यूब पर क्लास होगी, है ना, क्रैश कोर्स की आप लोग क्लास कर लिए, तो आज रात में जो आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो उसमें फिजिक्स की सेल्फ स्टडी नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि मैं आज आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो 70 ऑब्जेक्टिव आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत है। बस मन से पढ़ना पूरी क्लास, उसको फिर बीच में स्किप नहीं करना, बीच में भागना टूटना नहीं। जब आपकी 6:30 बजे अभी फिजिक्स की क्लास चलेगी 70 ऑब्जेक्टिव की, तो उसको फिर बीच में भागो टूटो नहीं, क्योंकि 15 चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रहेंगे, तो आपको उसमें घबराना तो है नहीं, है ना। ये बात का विशेष ध्यान रखना कि आपके जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे, और वही आपका रिवीजन। तो 2 दिन तो रिवीजन की क्लास फिजिक्स की चलती है, बाकी दिन तो फिर क्रैश कोर्स की क्लास चलनी है। तो जिस दिन जिस सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास चले उसका आप लोग सेल्फ स्टडी में समय छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं थोड़ा सा यही तरीका है टाइम मैनेजमेंट करने का, कि सर और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है। मैं समझता हूं कि आपकी 6 घंटे की क्रैश कोर्स की क्लास चल जाती है। वैसे 5 सब्जेक्ट आप मेन अब फोकस करिए जिनमें आपको अच्छे अंक लाने। अगर 6 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में ले रखे हो तो कोई बात नहीं, फिर आप शायद सामर्थ्य ज्यादा है तो फिर उसमें आप रोना ये ना रो कि हमें सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। भाई 5 सब्जेक्ट आपके प्रमुख हैं जिनमें आपकी पकड़ हो, कमांड हो, तो उनको ज्यादा
समय दीजिए। आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में ले रखे हैं तो बस एक्स्ट्रा जैसा ही उसको समय दीजिए, निरर्थक समय व्यर्थ मत कीजिए। एक ही सब्जेक्ट के आपकी मार्किंग भी होगी, है ना। बात ये होती है आगे सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी मतलब 2 कॉमन सब्जेक्ट हम लोग लेकर के आते हैं, उसमें मेरा लोगों को कोई फायदा नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए। फुल कोर्स से बच्चे जुड़े हैं या क्रैश कोर्स से बच्चे जुड़े हैं, उनके रिवीजन के लिए। बहुत जगह कोई क्लास नहीं चलती है, कोई क्लास नहीं चलती है, क्योंकि टीचर भी चाहता है कि हमें आराम मिल जाए, बच्चे भी चाहते हैं आराम मिल जाए, लेकिन मेहनत करने वाले नहीं चाहते, ना टीचर ना स्टूडेंट। तो आपके साथ वही काम किया जा रहा है। खैर, इस पर चर्चा ना ज्यादा करते हुए आइए इस पर ध्यान देते हैं, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है ना, ये चीजें ऑलरेडी मैं बताता रहता हूं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो एम्पियर का परिपथीय नियम सभी को पता है, निर्वात में स्थित किसी बंद धारावाही लूप के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समीकरण का मान उसमें उपस्थित कुल धारा या उससे बद्ध कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। तो बी डॉट डीएल, ये बी क्रॉस डीएल लिखा हुआ है, ये बी डॉट डीएल लिखा हुआ है। क्रॉस को ये मत समझ लेना कि गुणा लिखा हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है। ये गलत हो जाएगा अगर जो बच्चा सी टिक कर रहा है। 8 का बच्चों डी ऑप्शन टिक करेंगे, 8 का डी ऑप्शन। बी डीएल कॉस थीटा होता है यहाँ, तो साइन थीटा नहीं होता, वो तो बी क्रॉस डीएल लिखा हुआ है, तो बी डीएल साइन थीटा आएगा। जिनका गलत हो गया, बहुत बच्चों का गलत हुआ, बी क्रॉस डीएल लिख दिए, सी ऑप्शन टिक किए मैक्सिमम बच्चे, जो कि गलत हो गया। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना चाहिए कि 4 ऑप्शन जब आते हैं ना सामने, तो लगता है इसमें तो आप कंफ्यूज हो गए। आप बताओ, 4 ऑप्शन में ऐसे कुछ ऑप्शन बना दिए जाते हैं, लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए ऑब्जेक्टिव की लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बी डॉट डीएल बराबर डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस नहीं, ये गुणनफल है, क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियों का गुणनफल 2 प्रकार से होता है, एक अदिश गुणनफल, एक सदिश गुणनफल। तो ये सदिश गुणनफल है और ये अदिश गुणनफल है। इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर का वोल्टेज सुग्राहिता है। अब वोल्ट मीटर का वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है? NBA अपान में CR, NBA अपान में CR होता है। सर ये कैसे आ गया NBA अपान में CR? तो बच्चों क्योंकि वोल्टेज सुग्राहिता जो होती है डेल V, अगर हम बात करें तो फाई अपान में V होता है। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्ट मीटर जो बना होता है, जो कि धारा मापी का ही वोल्ट मीटर में क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो यहां पर देखो, पाई इज इक्वल टू V की जगह पर ओम के नियम से क्या कर सकते हैं? IR लिख सकते हैं। वोल्ट मीटर की जगह से क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। अब आपको पता है I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू होती है C अपान में NAB। I की वैल्यू होती है इनटू में R, तो NAB पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो NAB फाई अपान में R। तो ये जो NAB अपान में R है, और C भी तो है, ये तो फाई विक्षेप है, विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है धारा सुग्राहिता। आपसे यहाँ वोल्टेज सुग्राहिता पूछ रहा है, तो ये अगर हम एकांक इसको मान लें तो वोल्टेज सुग्राहिता डेल वी क्या हो जाएगा? इसके NAB अपान में CR, NAB अपान में CR, ठीक है, NAB अपान में CR होगा। ए ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है ना सर? मैं आज फाइनली 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी सर, आंख और, लेकिन सर आंख दर्द दोनों कर रहा है। ठान ली है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगा, और मुझे नाम याद आ रहा है आपका, कि शायद आपने ही बोला था कि सर मेरा बैकलॉग बहुत लग गया है, शुरू से डिवीजन नहीं है ना, क्योंकि मैं जून से जुड़ी थी। मुझे एक बच्चे का कमेंट याद रहता है जो पॉजिटिव होता है, जो सच्चाई ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो उषा कुमारी जी, आपका ये प्रश्न था, आपका ये डाउट था ना, और आप लगातार बैकलॉग को खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे चैप्टर 2 चैप्टर 3 मैं कहता हूँ बैकलॉग खत्म करना थोड़ा सा कठिन है 60 दिनों के भीतर, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहूँगा जितना पढ़ना उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो बैकलॉग खत्म करने के अभी दिन है, दिसंबर 15-20 दिसंबर तक आप बैकलॉग को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप एक दिन में एक चैप्टर या 2-3 दिन में एक चैप्टर भी कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर को ही कंप्लीट पढ़ लेना, और सेकंड पेपर के प्रकाशिकी चैप्टर को, अर्धचालक चैप्टर को और नाभिक चैप्टर को, ये 2-3 चैप्टर हैं जिनको अच्छे से आप पढ़ लेना सेकंड पेपर के, और फर्स्ट पेपर के सभी चैप्टर को पढ़ लेना। आपके 90% के अधिक अंक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जो बच्चा भी अभी ये सोच रहा है कि हमें बैकलॉग बहुत है, तो अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर ये हुनर आपके अंदर है तो मतलब फिर आप मेहनती बालक हो, आप मेहनती बालिका हो, तो आपके अंदर वो क्षमता है। तो इसलिए बच्चों आपको करना ये है, बस बिना बातों से और कोई मतलब नहीं रखना है। जो टॉपिक आप सोच लो एक दिन में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। 5 चैप्टर कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है? 6-7 चैप्टर जो कि मैंने वीडियो बना रखा है, महत्वपूर्ण चैप्टर वाले याद कर सकते हो। वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति मीटर होता है। वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन बच्चों होगा 10 का ए ऑप्शन। रेडियन प्रति वोल्ट होता है क्या? बी ऑप्शन बताइए भाई। बी ऑप्शन हमें भी लग रहा है, रेडियन प्रति वोल्ट भी होता है, रेडियन प्रति वोल्ट होता है। बी ऑप्शन हमें भी लग रहा है भैया, हाँ रेडियन प्रति वोल्ट होता है, क्योंकि हमने देखो वोल्टेज सुग्राहिता रेडियन प्रति वोल्ट यहाँ पर बताया। फाई को रेडियन विक्षेप कितने एंगल हुआ,
जो सुई लगी होती है, वो सुई जब आघूर्ण उत्पन्न होता है तो वो घूमती है सुई, वही तो सुई बताती है कि कितना वोल्टेज है, कितना धारा एम्पियर की है, वही सुई घूमती है। तो सुई में विक्षेप जो होता है वो रेडियन में मापते, कितने एंगल घूमा प्रति वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति वोल्ट, समझ में आ गया होगा। पाई अपान में वी, वही है। वोल्टेज सुग्राहिता को किससे लिखते हैं, तो डेल से लिखते हैं और सफिक्स में छोटा सा वी लिखा होता है। अगर धारा सुग्राहिता लिखते हैं तो वी और आई, छोटा सा डेल और आई लिखा होता है, इसमें फाई अपान में आई होता है। इसे धारा सुग्राहिता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता डेल आई को। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है, तो रेडियन प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का मान कितना होता है, ये तो मैंने बता दिया है। अच्छा देखो, इसमें आंसर को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है, क्योंकि 2 से ऊपर गुणा करा रखा है और नीचे 4 पाई लिख रखा है। वैसे तो हल करने पर यहाँ 2 पाई आता है, जब मैंने डेरिवेशन कराया था पिछले वाले लेक्चर में, याद करिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं अभी, क्योंकि ये दो कुछ सही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ म्यू नॉट अपान में 4 पाई लिखा हुआ है, बट यहाँ 2 नहीं लिखा है, क्योंकि आंसर में आता है म्यू नॉट अपान में 2 पाई। तो मुझे लगता है फिर पूरा ऊपर ये ए ऑप्शन सही होगा, 11 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बच्चे कमेंट आया जल्दी सर, बहुत ताबड़तोड़ विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, ये भूल हम जाते हैं। टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो म्यू नॉट एन आई होता है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। टोरॉइड के कारण बताया मैंने, सभी डेरिवेशन नहीं बताए गए हैं। टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एम्पियर के परिपथीय नियम के कारण पढ़ते हैं, है ना, एम्पियर के परिपथीय नियम। 13 नंबर क्वेश्चन है, 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फाई इक्वल टू बी ए, क्योंकि फाई का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। यहां से अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो फाई अपान में ए कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे। तो कॉस थीटा का यहां पर कोई मात्रक नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज है, परिवर्तनीय, इसको हटा देना है, कोण का मात्रक नहीं लेंगे। फाई अपान में ए, फाई का मात्रक क्या, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो सकता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 5 गुणे 10 की घात 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र मात्रक है। इसमें तो है ये नहीं है, एक ऑप्शन तो है ये नहीं भैया, जो सही ऑप्शन है वो तो है ये नहीं, यहाँ पर बी सीधे लिखा हुआ है, सही ऑप्शन हुआ तो है ये नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं ए ऑप्शन। 5 टेस्ला को बच्चों हम 5 गुणे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये भी एमकेएस मात्रक है, एसआई मात्रक है, और ये भी एमकेएस मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 5 को 5 ही लिखेंगे, किसी भी पद में गुणा नहीं होगा, किसी भी पद में अगर 10 की घात 5, 10 की घात 2 लिखा हुआ है, ये सब गलत है। 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है बच्चों। ए ऑप्शन ऊपर नहीं दिया हुआ है, देख सकते हो ए ऑप्शन यहां से गायब है, तो मैंने ए ऑप्शन यहां लिख दिया। लेकिन याद तो रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काहे लिए फर्जी बात करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी बातें आप नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग v से चलते आवेश q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक है, q बराबर F बराबर QVB, V क्रॉस B। तो बच्चों ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चे इसमें सहमत हैं, 14 का ए ऑप्शन सही होगा, कितने बच्चे सहमत हैं, चलिए आ गया है, कई बच्चों का आ चुका है। 14 का ए। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो बच्चों टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का पूछ रहा है या चुंबकीय प्रेरण, दोनों ही शब्द होते हैं, इनका मात्रक टेस्ला होता है। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, हेनरी होता है स्वप्रेरक तो अन्य प्रेरक तो इनके गुणांक का, स्वप्रेरक गुणांक या अन्य प्रेरक गुणांक, दोनों के लिए हम लोग हेनरी का प्रयोग करते हैं। फैराडे जो होता है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की विमा कितनी होती है, याद रखने वाली बात है, और इसका डेरिवेशन करके आप लोग निकाल भी सकते हो। कितनी बार मैंने बताया है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। I-1 ML0 T-2, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। मैंने कई बार बताया भैया निकालने के लिए, F बराबर IBL साइन थीटा में जाओ, तो साइन थीटा को तो अलग छोड़ दो, ये B यहां से B बराबर F अपान में IL, इसमें निकाल के आप चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाल सकते हो, मात्रक भी बता सकते हो। तो मैंने कई बार इस चीज को कराया, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, लंबे सीधे चालक तार से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। लंबे सीधे तार से I एम्पियर की धारा, लंबे सीधे तार से, अनंत लंबाई का अगर कोई चालक तार है बच्चों, अनंत लंबाई का और सीधा तार है, इससे कितनी दूरी पर I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, R दूरी पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है। तो याद रखना हमें B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R होता है। ठीक है, अनंत लंबाई का अल्फा बीटा बनते हैं। अगर परिमित लंबाई का हो तो मैंने फुल कोर्स में डेरिवेशन भी बताया था, म्यू नॉट अपान में 2 पाई
आई अपान में ए, ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये चीज याद रखना। तो यहां पर म्यू नॉट अपान में 2 पाई तो है नहीं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो 4 पाई बन जाएगा। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई 2 आई अपान में आर। पहला ही ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। पहला ही ऑप्शन बच्चा पार्टी एकदम सही लग रहा है, अर्थात ए ऑप्शन वही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि उसी रूप में ये लिखा हुआ है। हम तो ये याद करके घूमते हैं, क्योंकि सरल रूप में हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो ये याद हम लोगों को रहना चाहिए। इसके आधार पर प्रश्न क्या बना के दे रहे हैं, प्रश्न की दुनिया वाले, बोर्ड परीक्षा वाले क्या बना के देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन समान फेरों वाली तथा आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा आई स्थापित है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, यह भी मैंने बता रखा है। एन समान फेरे वाली, ध्यान से देखो भैया, ये कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या स्मॉल आर है, धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें फेरों की संख्या जो है एन, बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हैं। हम लोग जानते हैं एक फेरे के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर होता है, ये होता है। लेकिन यहां पर एन फेरे हैं तो एन आई अपान में हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान में 2 आर। जरा देखो एन आई तो ऊपर है लेकिन म्यू नॉट नहीं है, म्यू नॉट ऊपर यहां है, 2 आई एन नहीं है, म्यू नॉट 2, म्यू नॉट अपान में 2 आर भी है, एन भी है, आई भी है, अर्थात डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। एन फेरों के लिए, क्योंकि फेरे भी याद रखने हैं, क्योंकि यहां एन फेरों की बात कर रहा है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 18 का बच्चों डी ऑप्शन सही होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सर मैंने जब ऑनलाइन लिया तो बहुत फायदा हुआ है। हाँ बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसे कौन लोग लगाएंगे? देखो जब हल करने वाला क्वेश्चन आता है तो मैं उन बच्चों की ओर जरूर देखता हूं जो बच्चे हल करने से डरते हैं, है ना, पीछे हट जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक ही गाना याद आता है, फिर मैं उसे गुनगुना भी देता हूं, ए राजा जी ये करे तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। देखो यहां पर कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन की ओर बाद में ध्यान देना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। आपको बता दूं कि ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में ही। देखो एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होते क्वेश्चन मिल भी जाएगा। त्रिज्या कैपिटल आर है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों की। एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ये लो एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें आई एम्पियर की, कितनी भैया, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना कह रहे हैं, बी है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कोई बात नहीं, त्रिज्या तो कैपिटल आर है ही। हमसे कह रहे हैं वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा या b/8 होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, कितनी दूरी पर, हमें नहीं पता, केंद्र से कितनी दूरी पर। मैं मान लेता हूं यहां पर बिंदु P है, कह रहे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b/8 होगा। ये दूरी जो है मान लेता हूं x है, वो कितनी दूरी होगी बताइए। बड़ा बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। अगर इसको आप नहीं हल कर रहे हो मतलब आप बहुत गलती कर रहे हो, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बस उसको ध्यान से समझो। कुछ लोगों को अभी भी कम समझ में आया होगा, घबराओ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर जल्दी कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव हल कर दीजिए। याद नहीं कराना है, मुझे रटाना नहीं है, शुरू से मेरी आदत रही है, आपको हल करके ही सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, वही लिखा मैंने। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। अच्छा, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। बच्चों अगर मैं केंद्र पर, अभी मैंने सूत्र लिखा कि केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात होती है बी की वैल्यू, तो हम लिखते हैं म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर। बोलो यस और नो। आर त्रिज्या यहां स्मॉल आर नहीं बोले, यहां कैपिटल आर बोले हैं, तो हम कैपिटल आर लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर, यही होता है केंद्र पर। अच्छा, आगे कह रहे हैं केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर, तो अक्ष क्या, केंद्र से जाने वाला अक्ष, उसके केंद्र से कितनी दूरी पर। ये केंद्र मान लो बच्चों कोई भी हो सकता है, ओ नाम है, केंद्र का नाम क्या है, ओ है। केंद्र ओ से बिंदु P के बीच की दूरी x, इन्होंने यही कहा है कि अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। मतलब केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है b, उसका 8वां भाग होगा, कम होगा ना, वहां पर b/8 होगा। वहां पर कैसे, कितनी वैल्यू निकाले, चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें केंद्र पर पता है, केंद्र पर इतना होगा। अगर अक्ष पर उत्पन्न बोले,
अक्ष पर जो हम माने हैं चित्र से, तो आपको कोई वहां पर हल तो करना नहीं, वहां तो टिक ही लगाना होगा। लेकिन मैं कहता हूं ये ना लिख करके वहां b/6 आ गया तो क्या गुरुजी को दोष दोगे कि आनंद सर आपने तो प्रश्न बताया ही नहीं था b/6 वाला। बच्चों ये 12th की क्लास है, 12th का बोर्ड एग्जाम है, कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसको दिमाग में बिठाइए। अगर यहाँ पे b/6 आ गया तो क्या ब्लेम कर सकते हो? खुद पे भी नहीं न दूसरों पर, बल्कि खुद की मेहनत पर ब्लेम करोगे कि हाँ हमें सीखना चाहिए था। b/6 थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने का यही फायदा है कि आप उससे रिलेटेड अगर बोर्ड ने प्रश्न रखा तो तुरंत लगा दोगे। b/6 तो आपको ऑप्शन की ओर नहीं जाना है, हल करना है। अब यहाँ b/8 कह रहा है तो अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को मैं b' मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? b'। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, कुंडली के या वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से जाने वाले अक्ष पर r दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताओ। जबकि त्रिज्या मैंने a मानी थी, ये दूरी r मानी थी। कितने लोगों को याद है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा db की डायरेक्शन ये थी, जिसके दो घटक तोड़े थे, ये db cos थीटा, ये db sin थीटा। तो db cos थीटा इस तरफ का जब dl घटक लिए थे, इस तरफ का भी, तो उसका भी db घटक इधर जाता है, जिसका db cos थीटा और ये db cos थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, केवल db sin थीटा बचता है। इसका फिर हम लोग समाकलन करते हैं। db की वैल्यू होती है आइडियल sin थीटा अपान में r स्क्वायर। sin थीटा sin 90 होता है तो वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई है, डेरिवेशन कराया है, इसी चैप्टर में कराया है। बहुत सारे बच्चों को अफसोस होगा कि क्रैश कोर्स भी लिए हैं, लेकिन गुरु जी की क्लास हम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो समस्या आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं, क्योंकि पर डे क्लास चल रही है। b' बराबर क्या? b' बराबर μ0 अपान में 2, μ0 अपान में 2 i a स्क्वायर अपान में, फेरे वेरे तो नहीं कहे? नहीं, फेरे नहीं कहे, फेरों की बात सर अभी नहीं करेंगे, है ना, फेरों की बात शादी में होती है। i a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, यही था। लेकिन बच्चों वहां त्रिज्या a माने थे तो a, यहां पर इन्होंने कह दिया जब त्रिज्या कैपिटल R है तो हम a की जगह कैपिटल R लिखेंगे, a की जगह कैपिटल R लिखेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को तैयार करना। r स्क्वायर अपान में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। बहुत बढ़िया प्रश्न इन्होंने। अच्छा, एक बात बहुत बढ़िया कही कि जो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर, दूरी पूछी, चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा, ये बता दिया। अर्थात b' की वैल्यू जो है वो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग है। b' की जगह पर बच्चों हम b/8 लिख सकते हैं। क्या b' की जगह हम b/8 लिख सकते हैं? बराबर ध्यान देंगे यहां पर बच्चों है μ0 अपान में 2 i r स्क्वायर होल अपान ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी होल पावर है 3/2। अगर मैं इस सूत्र को देखूं ऊपर वाले, तो μ0 अपान में 2 i अपान में r, μ0 अपान में 2 i अपान में r है, ये नहीं है, ये तो गजब कर दिए, r नहीं रखे। नहीं तो थोड़ा बहुत हम b की वैल्यू यहां पर ला सकते थे, कोई बात नहीं, हमारा नाम जिंदाबाद। तो कैपिटल R से ऊपर भी गुणा कर दो, कैपिटल R से नीचे भी गुणा कर दो। अगर हम दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां पर ध्यान दोगे, b/8 इज इक्वल टू μ0 अपान में 2 i, ये लिखेंगे i अपान में ये वाला जो कैपिटल R है इसके नीचे यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। r का गुणा r स्क्वायर से हो गया तो ऊपर r क्यूब बन गया, नीचे ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर। देखो μ0 अपान में 2 लिख दिए, इसका काम खत्म। i लिख दिए, r ये वाला यहां लिख दिए, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अभी हर में बचा हुआ है जो कि मैं लिख दे रहा हूं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये बच्चों किसकी वैल्यू लिखी हुई है? ये b की वैल्यू लिखी हुई है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान इन्होंने क्या कहा है, b है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इसका क्या है, b है, यही वैल्यू होगी अगर इसकी देखी जाए। तो ये जो b वैल्यू है टोटल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/8 यहां बचेगा, तो हम इसे लिख पाएंगे 1/8 को 1/2 का होल क्यूब लिख पाएंगे। कोई किसी इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि 1/8 को हम 1/2 का क्यूब नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का क्यूब 1/8 ही होगा। बराबर में ध्यान देना, ये r क्यूब जो लिखा हुआ है r क्यूब लिखेंगे, ठीक है। बटे में बच्चों जो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो होल पावर 3/2 है ना, उसको ऐसे लिखेंगे, पहले 1/2 और 1/2 का पावर होल क्यूब लिख देंगे। जो 3/2 लिखा हुआ था उसको हमने 1/2 की पावर 3 ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि बच्चों 3 का गुणा 1/2 से होगा तो 3/2 ही आएगा, तो वो चीज सेम है। अब देखेंगे अगर दोनों पक्षों में हम ये चीज अप्लाई करें, दोनों पक्षों में, तो क्यूब 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 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा क्या, ध्यान से देखना, इधर तो 1/2 ही बचा है, बराबर में इधर क्या बचा है, r अपान में अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट लगा करके, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
ये लिख सकते हैं। अच्छा ये इधर ले आइए अंडर रूट, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, बराबर में 2 उधर गया तो 2r मल्टीप्लाई में हो गया। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दें हम, स्क्वायर कर दें। दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का, थोड़ा आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं, नहीं समझ नहीं पाओगे। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस बराबर में 2r है। हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अगर इधर का वर्ग करेंगे, ध्यान से देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी वर्ग करिए और 2r का भी इधर होल स्क्वायर करिए। ये स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल आउट, यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इधर बचेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर आर स्क्वायर ही रहेगा। ये आर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 4r स्क्वायर माइनस का, ये आर स्क्वायर है ना तो उधर गया तो माइनस का आर स्क्वायर बन गया। 4r स्क्वायर में 1 आर स्क्वायर घटा तो 3r स्क्वायर बचे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो x बराबर वर्गमूल लेंगे तो 3 का तो अंडर रूट 3 लग जाएगा, लेकिन r का वर्गमूल निकल आएगा, r बचेगा, r स्क्वायर में अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट 3r। अर्थात बच्चों ये दूरी कितनी आई, x बराबर अंडर रूट 3r। ये जो दूरी होगी x की वो अंडर रूट 3r होगी। जरा ऑप्शन में देखिए कोई है ऑप्शन, सी ऑप्शन वाइज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार फिर से इसे रिपीट कर लीजिए, हमने कुछ नया नहीं किया, जैसा इन्होंने बोला प्रश्न वालों ने मैंने वही काम किया, एक एक बात उन्हीं के आधार पर हम हल करते हुए चले गए। ठीक है, एक एक बात हम उन्हीं के आधार पर करते हुए चले गए। कोई कह रहा है सर ये 3/2 कहां से आया, आप डेरिवेशन देख लेते तो आपको याद होता, क्योंकि ये डेरिवेशन, इस चीज का डेरिवेशन तो मैंने कराया है, वृत्ताकार धारावाही लूप। एक दिन में एक ही डेरिवेशन भी हो पाया था, याद करें, इतने बेहतर तरीके से मैंने विस्तृत करके बताया था। मैंने कहा था बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन कर रहता है, बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, याद भी नहीं रख पाते हैं। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करके बता दी थी। ठीक है, तीनों क्यूब कैसे कट गया, कैलकुलेशन पोर्शन आपका बहुत कमजोर है। जब ये अंश में भी क्यूब, हर में भी क्यूब, वो भी होल क्यूब है, तो हम इधर का पूरा बटे का क्यूब होल क्यूब कर सकते हैं। तो क्यूब से दोनों पक्षों में जब एक ही एक राशि हो तो होल क्यूब कट जाते हैं। ये भाई कैलकुलेशन का काम है, 9th भी पढ़ लीजिए, अभी चलती है क्लास यूट्यूब पर फ्री। नेक्स्ट देखिए, समय कम है। यदि एक आदर्श परिनालिका को किसी लंबाई के लंबवत तल से काट लिया जाए तो इसके अक्ष के छोर पर चुंबकीय प्रेरण कितना होगा। तो अक्ष के छोर पर आप सभी को पता है म्यू नॉट एन आई, छोर पर पूछ रहा है, किनारों पर, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा ना, क्या कहते हो, म्यू नॉट एन आई बाई 2। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम भैया, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर परास के 1 अमीटर के प्रतिरोध जो है वो 0.9 ओम है। इसका परास 10 एम्पियर करने के लिए, इसका परास कितना करने के लिए बच्चों, 10 एम्पियर करने के लिए कितने संट की आवश्यकता होगी। इस तरह का प्रश्न है कि कितने संट का आवश्यक होगा। तो बच्चों एक चीज याद रखो, जो एक सूत्र होता है वोल्ट मीटर के लिए, Ig/I बराबर S/G+S। ये S क्या है, संट है, S जहां S जो है वो संट है, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। ध्यान से सुनेंगे, कह रहे 1 एम्पियर परास के 1 अमीटर का प्रतिरोध कितना है, 0.9 ओम है। एक गैल्वेनोमीटर है बच्चों, होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर हम लोग जानते हैं कैपिटल G, जिसका प्रतिरोध जो होता है वो हम लोग G ही मानते हैं। प्रतिरोध कितना मानते हैं उसका, G ही मानते हैं। इसके समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध जोड़ते हैं बहुत अल्प परिमाण का, जिसे हम लोग संट कहते हैं। क्या कहते हैं, संट कहते हैं। इसमें जो धारा, ये धारा मेन धारा है I, जो धारा मापी में धारा जाती है उसे IG बोलते हैं, और इसमें धारा बढ़ जाती है जिसे हम I-IG बोलेंगे, जो यहां से धारा होकर के जाएगी। यह है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने का तरीका, अमीटर में बदलने का तरीका। तो 1 एम्पियर परास के 1 अमीटर का प्रतिरोध 0.9 मीटर है। मतलब अगर हम धारा मापी की धारा के आधार पर कहें IG बराबर बच्चों तो 1 एम्पियर है, IG बराबर क्या है, 1 एम्पियर है, ये दिया गया है, ये क्या वैल्यू हमें दिया है, Ig बराबर 1 एम्पियर। और क्या दिया है, इसका प्रतिरोध भी दिया है, G की वैल्यू दी है, G बराबर दिया गया है कितना, इसका प्रतिरोध है अमीटर का 0.9 ओम। ये गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर बोला जा रहा है, लेकिन इसे अमीटर में बदला कैसे गया, संट जोड़ करके। तो हमसे संट का मान पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इसका परास 10 एम्पियर करने के लिए, अर्थात 10 मीटर के एम्पियर धारा मापने के लिए Ig की वैल्यू 1 एम्पियर दी है, I की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर। I की वैल्यू 10 एम्पियर की धारा हमको मापनी है ना, ये धारा हमें मापनी है, तो हमने गैल्वेनोमीटर का जोड़ा अमीटर बनाने के लिए। तो अमीटर बनाने के लिए हम संट का मान कितना रखें, अर्थात S का मान हमें ज्ञात करना, इस सूत्र में हमें रखना होगा, इस सूत्र में हमें वैल्यू रखनी होगी। Ig की वैल्यू बच्चों क्या है, 1 है, बट I की वैल्यू कितनी है, 10 है, बराबर में
एस की वैल्यू कितनी है नहीं पता, जी की वैल्यू कितनी है 0.9 है, प्लस एस की वैल्यू नहीं पता, ये इधर होगा वो उधर जाएगा, तो 0.9 प्लस एस बराबर 10 का गुणा इधर एस में हो गया तो 10 एस हो गया, ये एस उधर जाएगा, 10 एस में एक एस घट जाएगा तो 9 एस बचेगा, तो 0.9 बराबर 9 एस बचे, सीधे सीधे यही लिखेंगे 0.9 बराबर 9 एस बचे, तो एस बराबर मिलेगा 0.9 बटे 9। भैया 9 एस है, एस बराबर निकालना है तो 9 इसके बटे में आएगा, दशमलव हटा दो या सीधे सीधे लिख लो 0.9 लिखा हुआ बटे में 9, तो 9 एक कम 9 हो गया, एक अंक बाद दशमलव है तो 0.1 आंसर आएगा, एस बराबर 0.1 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 0.1 कहाँ है, 0.1 कहाँ है, ए ऑप्शन 0.1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है? संट के प्रयोग से धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है वो बच्चों घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है वो उसका म्यूनाट का मान कितना होता है? तो 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7 हेनरी प्रति मीटर। बच्चों सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर परिनालिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का मान क्या हो जाएगा? तो सदिश का परिमाण जो होगा बच्चों दुगना हो जाएगा अगर उसकी धारा दुगनी कर दी जाएगी, क्योंकि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय सदिश प्रेरण का मान होता है वो म्यू नॉट एन आई बच्चों होता है, बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा के है। अगर धारा को दुगना करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण दोनों एक ही चीज है, उनका राशि उनका मान क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। बताओ, ये तो बहुत अच्छे से बताए थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित कण को विराम के एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की आवेशित गति होगी। तो इस कण की आवेशित गति को बच्चों हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स में होगी, इसे याद रखिएगा। अब आज के लिए इतना ही हो गया, 6:30 बजे, क्योंकि आगे क्वेश्चन बच्चों कोई भी नहीं है। ये आंसर सीट है तो आप लोगों की इसी चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे, अर्थात 26 क्वेश्चन आप देखेंगे आपके क्रैश कोर्स की जो ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ वाली बुक है उसमें मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ईमानदारी से बच्चों मेहनत करते रहिए। 6:30 बजे वाली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। 70 ऑब्जेक्टिव हैं, 70 ऑब्जेक्टिव लेकर के अभी बस आपके आधे 1 घंटे बाद हम फिर आपके सामने होंगे। थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए और जल्दी से क्लास में जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा। उम्मीद है बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी आज की इस क्लास की, और 70 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें भी भारी संख्या में जुड़िएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी से शेड्यूल जो लगा हुआ है उसके लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्तुभ्यम, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम।